हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज हम करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट कवर जो कि आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले देखने को मिलता है, जिसका नाम है प्रीएम्बल। अब देखिए, कभी भी अगर आपने कोई गैजेट खरीदा हो लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर इवन मोबाइल जिस पर आप अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है कि नहीं मिलता, जो कि ये बताता है आपको कि आपको इन मशीन्स को, गैजेट्स को कैसे यूज़ करना है, इनका पर्पज़ क्या है। उसी तरीके से जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर किसी एक्ट का, वो हमें ये बताता है कि भाई जो एक्ट है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मोटो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नेचर क्या है, लाइक वो किस टाइप का है। तो ये सभी हमें बताता है प्रीएम्बल। सो देखिए, ये जो वर्ड प्रीएम्बल है पहले ये जानेंगे आया कहाँ से है। तो देखिए, जो वर्ड प्रीएम्बल है आपका, ये आपका आया है एक लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस से, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर गो बिफोर दैट। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको ड्राफ्ट किसने किया, हु ड्राफ्टेड इट। सो देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने ऑन 13 दिसंबर 1946 एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया ऑन 22 जनवरी 1947 एज अ प्रीएम्बल आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस। ओके, सो देखिए, ये तो बात हुई किसने ड्राफ्ट किया, कब इसको अडॉप्ट किया गया और ये क्या इसका मतलब होता है। अब देखिए, फटाफट से एक बार देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो दिखता कैसा है। सो देखिए, कुछ इस तरीके का दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, जिसमें आप देखेंगे पहली लाइन आती है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड लेटर ऑन सो मेनी चीजें जो कि हाईलाइटेड है। ओके, जो कि बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका नेचर है। और इसीलिए आप देखेंगे काफी जगह काफी सारे फिलोसफर्स ने हमारे प्रीएम्बल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा या फिर की एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अब देखिए, जो हमारा प्रीएम्बल है इसमें आज तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। वो कब किया गया था, इन 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, क्या अमेंड किया गया हमारे प्रीएम्बल के अंदर। सो देखिए, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल के अंदर, जो कि हमारे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। सो इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल के अंदर थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कई बार हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफी सारे चेंजेस करे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लाइक जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उसमें कुछ चेंजेस करे गए। तो इस तरीके के और भी चेंजेस थे जो कि इस एक्ट के थ्रू करे गए। तो अभी के लिए फिलहाल हम अपने प्रीएम्बल पे ही बने रहते हैं, बाकी चीजों को डिस्कस नहीं करते। सो देखिए, अब हम फटाफट से मतलब जानते हैं इन हाईलाइटेड वर्ड्स का जो कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर लिखे गए हैं। सो सबसे पहले आपका वी दी पीपल ऑफ इंडिया, ये बेसिकली आपकी फर्स्ट लाइन है प्रीएम्बल की, और ये लाइन शो करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को। अब सोर्स किस तरीके से, सोर्स इस तरीके से कि ये लाइन ये बता रही है कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। अब आप बोलेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, तो यहाँ पे भारत के लोग कैसे आ गए। सो देखिए, ऑन दी बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, समझ में आया आपको। देन इसके बाद है 5 वर्ड्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को शो करते हैं, जो कि हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और रिपब्लिक। ये 5 वर्ड शो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को, लाइक हमारा कंट्री किस टाइप का कंट्री है, ये सब ये शो करते हैं। देन इसके बाद है 4 वर्ड्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को शो करते हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। अब देखिए, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, वर्ड्स ही समझ रहे हैं क्या मतलब है इनका। तो अब फटाफट से हम जानते हैं इन 5 वर्ड्स का मतलब जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को शो करते हैं, लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक। सो देखिए, सबसे पहला है आपका सोवरेन। अब देखिए, सोवरेन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी वहां पर अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उस कंट्री के अंदर, तो वहां पे कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। यानी हमारी जो कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट है, और हमारे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा, हमारी कंट्री के लीडर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी उनमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है किसी और कंट्री का या किसी बाहरी ताकत का। ओके, आप समझ गए होंगे सोवरेन का मतलब क्या होता है। नाउ देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। अब देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, सोशलिस्ट वर्ड को कंपेयर करते हैं कम्युनिस्ट वर्ड से, जिसका मतलब ये होता है कि जो कंट्री के अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो सोर्सेज हैं उनको पार्शली और होली ओन करेगी गवर्नमेंट। लेकिन हमारे जो प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड लिखा है ये वो वाला सोशलिस्ट नहीं है। बेसिकली ये जो सोशलिस्ट वर्ड है हमने लिया है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलोसफी से, जिसका मेन मोटो क्या है, जिसका मेन बेसिकली आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है एक वेलफेयर स्टेट को बनाना। ओके, यानी एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री जो कि इनइक्वालिटी को खत्म करने की तरफ स्टेप्स लेता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की तरफ स्टेप्स लेता है, और जो पिछड़ा वर्ग है सोसाइटी का या समाज का, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, एजुकेशनल बेसिस पे या फिर और किसी बेसिस पे, कोई भी ऐसा वर्ग जो कि पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए स्टेप्स लेता है, कदम उठाता है। ऐसे कंट्री को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। और ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फिलोसफी से मिलता है। तो इन्हीं की फिलोसफी के बेसिस पे हमने सोशलिस्ट वर्ड को
रखा है प्रीएम्बल के अंदर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका रिपब्लिक। अब देखिए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे देखिए इंडिया में रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ना। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इलेक्टेड है। ऐसे आप देखिए प्रेसिडेंट है, वो एक नॉमिनल हेड है, तो वो कौन है, वो भी तो एक इलेक्टेड ही है, क्योंकि हालांकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड और जो आपके प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। बट दोनों ही हैं तो इलेक्टेड ना, ऐसा तो नहीं है भाई राजा का बेटा राजा बन रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। यानी रिपब्लिक स्टेट के अंदर लोगों के पास ये पावर है कि वो जिसको मन चाहे चुन सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमोक्रेसी। इसका मतलब तो आप सभी को पता ही है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए डेमो माने पीपल, क्रेसी माने गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है, मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। अब आप बोलेंगे रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। देखिए आपने किसी को एक बार चुन लिया तो वही रहेगा। जैसे कि चाइना में देखिए, चाइना में एक बार जो शी जिनपिंग है, एक बार उनको चुन लिया गया तो वो लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट है कि नहीं है, ये फर्क है। देखिए रिपब्लिक बिल्कुल उल्टा है मोनार्क का, आप समझ रहे हैं इस बात को। और डेमोक्रेसी में क्या कि जो गवर्नमेंट है वो हर बार ही लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, यानी जितनी बार भी गवर्नमेंट बनेगी वो लोग ही चुनेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने किसी को चुन लिया अब वो लोग ही गवर्नमेंट चुनेंगे बार बार, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखिए प्रेसिडेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, बट होता क्या है, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं पहले, एमपीज एमएलए ये सब चुनते हैं कि नहीं चुनते, फिर आगे चल के वो हमारे लिए प्रेसिडेंट चुनते हैं कि नहीं चुनते। तो ये आप कह सकते हैं कि रिपब्लिक में जो स्टेट नहीं होता उसमें क्या होता है कि एक बार आपने जिसको चुन लिया अब वही हमेशा के लिए आपके लिए आगे सरकार चुनेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, हर बार लोग ही चुनेंगे सरकार को। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी हम, क्योंकि अभी हम केवल प्रीएम्बल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सेक्युलर। अब देखिए सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है मीन्स स्टेट हैज नो रिलीजन, यानी जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका अपने आप में कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए फ्रांस जो कि एक सेक्युलर स्टेट है, वहां पर देखिए आपको बिल्कुल भी आजादी नहीं है कि आप पब्लिकली अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकें या फिर उसको फॉलो कर सकें या उसको लाइक ऐसे कोई प्रवचन दे सके, ऐसी कोई वहां पे आजादी नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे देखिए इंडिया में तो पूरी आजादी है भाई, हमारे जो रिलीजन है उसको फॉलो भी करते हैं, हमारे तो मंदिर भी बने हुए हैं ओपनली, हम लोग प्रोफेस भी करते हैं रिलीजन को, वो कैसे। सो देखिए इंडिया में क्या है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टेट का अपने आप में तो कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी जो स्टेट के अंदर लॉ है, जो हमारे यहाँ जुडिशरी है, जो भी चीजें हैं जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई हैं, उनका अपने आप में कोई भी रिलीजन नहीं होगा, यानी वो कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति में। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई चाहता है किसी रिलीजन को फॉलो करना तो वो कर सकता है और उसको प्रोफेस भी कर सकता है और उसको पूरी आजादी अपने रिलीजन के रिगार्डिंग। ओके, तो आपने देखा कि जो हमारा प्रीएम्बल है ये प्रॉपर्ली डिफाइन करता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मोटो को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नेचर क्या है, किस टाइप का हमारा कंट्री है, ये भी ये डिफाइन कर रहा है। तो इसीलिए हम अपने प्रीएम्बल को कहते हैं की एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई बार इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बट अगर आप देखें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को इलेबोरेट किया एज दी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 32 है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल, यानी ये आर्टिकल आपका प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कल को सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या फिर कल को कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई भी ऐसा बंदा हो जो कि एक हायर पावर या फिर हाई पोजीशन पर है और वो आपके साथ कुछ गलत कर दे, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, इस अंडर आर्टिकल 32 आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां से गुहार कर सकते हैं कि भैया हमें बचाओ, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए। ठीक है, फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर एक्शन लेगी, रिट्स इशू करेगी उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ या फिर सरकार के अगेंस्ट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ तक तो हमने अभी तक ये समझा भी प्रीएम्बल के अंदर क्या लिखा है, किस तरीके से हमारा प्रीएम्बल को डिस्क्राइब करा गया। ठीक है, बट अब यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, जो कि ये है, क्या प्रीएम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरा है आपका क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। सो देखिए दो क्वेश्चन है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और सेकंड है आपका कैन इट बी अमेंडेड, क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चंस है ना, हमारी हिस्ट्री में देखिए कई बार इन दो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, काफी सारे ऐसे केसेस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद ये नहीं समझ पाया क्या वाकई में प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर नहीं है। सो देखिए इन दो क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बहुत ही आसानी से करूंगा दो केसेस के थ्रू। वो है आपके बीरूबार यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव का केस, एंड सेकंड है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। अब देखिए दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या जजमेंट दिया, इस पर आने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल के बारे में बताता हूं, जो कि आपका आर्टिकल 368। अब देखिए आर्टिकल 368 किस बारे में, ये बेसिकली इस बारे में है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ये लिखा है आपका आर्टिकल 368 के अंदर। ओके, अब देखिए फर्स्ट केस पे आते हैं। फर्स्ट केस है आपका बीरूबार यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव का केस। सो देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो पहली बात हुई। सेकेंड बात इन्होंने ये कही, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी प्रीएम्बल आपका पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। बट देखिए यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी गलती क्या हुई, वो ये बात भूल गए कि प्रीएम्बल को भी उसी प्रोसेस के थ्रू इनेक्ट एंड अडॉप्ट किया गया था जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट एंड अडॉप्ट किया गया है। तो यानी ये कह देना कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और अभी तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स भी नहीं है कि हम आप उनसे ये पूछें कि बताओ भाई ये पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे का। तो ये कह देना कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने किस मोटो के साथ प्रीएम्बल को जोड़ा था। बट ये बात साफ साफ नजर आती है प्रीएम्बल को पढ़ने से कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं वो ये चाहते हैं कि प्रीएम्बल से चले पता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है। तो ये कहना कि हमारे पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का कतई गलत बात होगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ से मिस हुई है, यहाँ पर मिस हुई बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से, आप समझ गए। सो देखिए इस पॉइंट को जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मिस हुआ है इसको एड्रेस करा गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। और ये देखिए बहुत ही लैंडमार्क केस है हमारी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री का। इवन अगर आप देखें जितने भी केसेस हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अगर आप उनमें से टॉप 5 निकालना चाहेंगे तो आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला टॉप 5 में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये वो केस है जिसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, 13 जजेस की बेंच। ओके, अब देखिए ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें ये कहा कि लाइक एनी अदर पार्ट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने उस पॉइंट को यहाँ पे नोटिस किया कि प्रीएम्बल को भी उसी प्रोसेस के थ्रू इनेक्ट एंड अडॉप्ट किया गया है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है। तो ये कहना कि भाई प्रीएम्बल पार्ट नहीं, गलत बात है। तो प्रीएम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद इस जजमेंट में, इस वर्डिक्ट में और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रीएम्बल बट कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड फीचर, यानी पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकते हैं हमारे प्रीएम्बल को बट जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, इनके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ठीक है। और देखिए यहीं से हमें मिलता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट गाइड करेगा कि भाई क्या इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा देखिए यहाँ पर एक बात और समझिए आप काफी सारे बच्चों के साथ दिमाग में बात आ भी रही होगी कि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ उसमें तो 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। सो देखिए वो जो 3 वर्ड्स हैं वो किसी भी एंगल से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड किसी भी तरीके से हमारे जो प्रीएम्बल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है इसको वीक नहीं करते। इनफैक्ट ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनाते, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो पूरा प्रीएम्बल था अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक करिए सेशन को एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।